चलिए, लास्ट जो हमारा पार्ट था, पार्ट वन, पार्ट वन में हमने तकरीबन 150 फैक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट वन में जो हमारा लास्ट फैक्ट था वो था डीएनए इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। डीएनए इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। चलिए, यहां से हम अपना पार्ट सेकंड प्रारंभ करते हैं। चलिए, पहला फैक्ट, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। ये मैंने आज ऑब्जेक्टिव में भी, क्विज में भी कराया हुआ था क्वेश्चन। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना ने। जीन का संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पुरुषों में और स्त्री में कौन कौन से जीन पाए जाते हैं। तो देखिए, मेल में एक्स वाई जीन पाए जाते हैं या गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, और फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। मतलब एक लड़के को अपने पिता से कौन से क्रोमोसोम मिलते हैं। तो देखिए, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये 23 जोड़ी मतलब पेयर में होते हैं। चाहे हम इसे 2n लिखें या फिर 46 लिखें या फिर हम इसे 23 जोड़ी लिखें, तीनों ही बात सही है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक लड़का मतलब अपने पिता से किस टाइप के क्रोमोसोम पाता है। चूंकि वो एक लड़का है तो इसका मतलब उसके पिता से उसे वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा। कैसा गुणसूत्र प्राप्त होगा? वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा। और 22 जो कि सामान्यतः उपस्थित होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी, उसमें से उसे 22 उसके पास मौजूद हैं, प्लस एक उसे पिता से मिल गया वाई। ठीक है, तो ये हो गए 23 जोड़ी। अगर वाई नहीं होता, 22 प्लस एक्स होता, तो ये लड़का नहीं लड़की होती। ठीक है, चलिए इन सब चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, बच्चे का लिंग बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। इसके आधार पर बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो जो गुणसूत्र उसे पिता से प्राप्त होते हैं उसके आधार पर उस बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। जैसे कि आप जानते हो कि एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो पिता से ही बच्चे को प्राप्त होता है। तो बच्चा अगर लड़का है तो पिता से एक्स वाई प्राप्त होगा, और बच्चा अगर लड़की है तो पिता से उसे एक्स ही प्राप्त होगा और एक मदर से उसे एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये डबल होके एक्स एक्स बन जाएंगे। होता कैसे है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फादर और मदर। फादर में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और मदर में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। सपोज कि फादर की साइड से अगर एक्स आया और मदर की साइड से अगर एक्स आया तो ये बन जाती है लड़की, गर्ल। अगर फादर की साइड से वाई आया और मदर की साइड से एक्स ही आएगा तो एक्स, फादर की साइड से वाई आया और मदर की साइड से
एक्स ही आएगा, तो एक्स वाई के साथ में ये बन जाता है लड़का मतलब बॉय। एक लड़के में एक्स वाई क्रोमोसोम ही हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम लड़कों में नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है तो उसके पिता का पता कैसे चलेगा, पैतृकता कैसे सिद्ध होगी कि वही उसके पिता हैं। ठीक है, तो एक बच्चे का डीएनए मैच कर सकते हैं, डीएनए मैच करेंगे तो पिता के बारे में पता लगाया जा सकता है। दूसरा है फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट, फिंगरप्रिंट को भी हम चेक करके एनालिसिस करके बता सकते हैं कि उस बच्चे के पिता कौन है। ठीक है, तो दो विधियां हैं पैतृकता सिद्ध करने की, एक डीएनए और एक फिंगरप्रिंटिंग, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज। ठीक है, शुगर की मात्रा बढ़ जाना शरीर में, उसको कहते हैं हम मधुमेह या फिर डायबिटीज। तो मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। देखिए होता क्या है कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय, हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है इंसुलिन को, इंसुलिन को। अगर अग्नाशय ग्रंथि कम इंसुलिन स्रावित करेगी, इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी, इंसुलिन की मात्रा अगर शरीर में कम हो जाएगी तो हम जो कुछ भी खाएंगे वो ग्लूकोज में तो टूटेगा, लेकिन वो ग्लूकोज तब्दील नहीं हो पाएगा इसमें ग्लाइकोजन में, इसमें ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन ही है जो स्टोर्ड होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, यकृत में जाके जमा हो जाती है, लिवर में। ये ग्लाइकोजन जमा होती है हमारे यकृत में, ग्लूकोज नहीं जमा होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर इंसुलिन बॉडी में बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन हानिकारक नहीं है बॉडी के लिए। लेकिन अगर इंसुलिन की मात्रा कम है शरीर में, किसी भी प्रकार से इंसुलिन की मात्रा अगर बॉडी में कम हो रही है, जैसे कि अग्नाशय कम स्रावित करता है इंसुलिन को, तो इंसुलिन की मात्रा गिरेगी बॉडी में। इंसुलिन की मात्रा अगर गिरती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब्दील नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही क्या कहलाता है, मधुमेह या फिर डायबिटीज। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, इंसुलिन शरीर में बनती है, कौन बनाता है इंसुलिन को, अग्नाशय ग्रंथि, अभी बताया मैंने अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका है, ये श्वास नली का रोग है। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें श्वास नली, ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल, है ना, तो ये सारे के सारे नाम तो देखिए वहीं से संबंधित है। ब्रोंकाइटिस ये हमारे श्वास नली का रेस्पिरेटरी एक डिसऑर्डर है। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, श्वास नली का रोग है ये। नेक्स्ट देखेंगे पेप्सिन, पेप्सिन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो पेट में पाया जाता है, जठर रस, जठर रस स्त्रावित करता है इसको, जठर रस स्त्रावित करता है इसको, पेप्सिन को। और पेप्सिन का काम होता है शरीर में प्रोटीन को तोड़ना, शरीर में प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन का पाचन कराता है पेप्सिन एंजाइम। ऐसे ही पेट में ही हमारे पाया जाता है रेनिन एंजाइम, रेनिन, ये रेनिन एंजाइम का काम भी प्रोटीन को तोड़ना ही है, लेकिन ये विशेष प्रकार के प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं मिल्क प्रोटीन, जैसे हम कहते हैं कैसीन। देखो दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है कैसीन,
और कैसीन को तोड़ने का काम किसका है? रेनिन एंजाइम का। और प्रोटीन जो कि हम खाते हैं, हमारे खाने में जो उपस्थित होता है, जैसे कि हम मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, दाल खाते हैं, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का पाचन हमारे पेट में होता है। पेट से शुरुआत होती है और अंततः इसे छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन पूर्णतः हो जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन। ठीक ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, विटामिन सी। विटामिन सी नहीं मिलता दूध में। ठीक है, सबको मालूम होगा। टॉक्सिन क्या होते हैं? टॉक्सिन, देखो आप जानते होंगे कि टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर टॉक्सिन है, तो जहरीली चीज को हम टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी। परजीवी का मतलब होता है पैरासाइट। पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? ये मलेरिया रोग फैलाती है, प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, प्लाज्मोडियम, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, विशेषकर 4 प्रकार के हैं। तो ये प्लाज्मोडियम है क्या? तो ये प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग को फैलाता है। और आपने देखा होगा कि जो इसका वाहक है वो क्या है? मादा एनोफलीस मच्छर। मलेरिया रोग को फैलाने वाला जो वाहक है उसका नाम क्या है? मादा एनोफलीस मच्छर। तो देखिए, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनोफलीस मच्छर। ठीक है, फीमेल एनोफलीस मॉस्किटो मलेरिया रोग को फैलाती है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्लीहा, जिसे हम तिल्ली के नाम से जानते हैं। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा, जिसे तिल्ली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। अब मानव मूत्र में कौन सी चीज उत्सर्जित होती है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीएच, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक, बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए। 4.8 से 8.4 इसके बीच में रहता है। ठीक है ना, ये थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक से लेके ये थोड़ा अल्कलाइन तक जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का रंग, मूत्र का रंग पीला होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र का रंग पीला किस वजह से होता है। तो देखिए, मूत्र में उपस्थित होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र का रंग है वो पीला हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, मेंढक के हृदय होते हैं। तो मतलब कोष्टक पूछे, मेंढक के हृदय के कितने भाग होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं और मनुष्यों के हृदय में 2 भाग होते हैं। मनुष्यों के हृदय में 2 भाग होते हैं और 4 कोष्टक होते हैं। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सुनिएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है? मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में 2 भाग होते हैं, दाएं और बाएं भाग, और 4 कोष्टक होते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। तो अगर क्वेश्चन पूछे मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ या कोष्टक होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को याद रखिए। मेंढक में कितने भाग होते हैं? तो मेंढक के हृदय के 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो देखिए, क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का, शरीर का वेट के कितने प्रतिशत मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है? तो जल होता है 10%। ठीक है, और जल की जगह अगर रक्त पूछ लिया जाए, ब्लड, तो ब्लड होता है 8% शरीर के भार का। ठीक है ना, दोनों चीज इंपोर्टेंट हैं, इस चीज को याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा उसके भार का कितने प्रतिशत होती है, तो जल की मात्रा होती है 10%।
वहीं अगर पूछ लिया जाए कि रक्त की मात्रा उसके भार का कितने प्रतिशत होती है, तो ये होती है 8%। ठीक है, सारे फैक्ट्स क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, जीव व जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव व जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? तो दो वैज्ञानिक थे, एक लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और दूसरे ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे। तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, इस चीज को याद रखना। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। और जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया, सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। नेक्स्ट, जैव विकास, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो लेमार्क ने ही सबसे पहले जैव विकास को समझाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को याद रखना। लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया। ठीक है, नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स, चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान मतलब फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस और रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। ठीक है, ये चीजें याद रखना, लेवोजियर। नेक्स्ट, मानव का विकास, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो मानव का विकास और उसके इतिहास और परंपराओं से संबंधित जो विषय है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम मानव का किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, मानव का किस प्रकार से विकास हुआ है, उसको पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये भी विज्ञान की ही ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें मानव के विकास का अध्ययन करते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं, किस प्रकार से मानव जानवर से इंसान के रूप में आया। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें बताते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट, गैसों के विसरण के नियम को, ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? ग्राहम ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्रहों के गति के नियम को, देखिए दोनों को सुनिएगा, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है केपलर के बारे में कि ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इक्वल टू एम सी स्क्वायर समीकरण आप जानते हो, आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं इसी को, जड़त्व के नियम को ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी को कहा जाता है, जड़त्व के नियम को। ठीक है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? वो गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। इस चीज को याद रखना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के प्रतिपादक प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। किसने दिया? डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इस चीज को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी? हुगो डी ब्रीज ने।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी? ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने दी? ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन, वही थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसके बाद में विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक मतलब, विकास के सिद्धांत के मतलब इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी? तो ये फिर से डार्विन, चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने। अनुवंशिकी के जनक हैं, कौन है अनुवंशिकी के? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप कमेंट भी करते जाइए अगर जिसको आते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अनुवंशिकी के जनक। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो देखिए, ये मैंने आज के क्विज में भी क्वेश्चन लिया हुआ था, हमारे आज का जो क्विज था उसमें भी हमने क्वेश्चन लिया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किसका? मटर के पौधे का। ठीक है, आज मैंने क्विज में भी बताया था इसको, मटर के पौधे का। नेक्स्ट, अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा था, तो डब्ल्यू वेटसन। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था आज, डब्ल्यू वेटसन ने। अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा था, डब्ल्यू वेटसन ने। नेक्स्ट, अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसका? क्रोमोसोम का, मतलब गुणसूत्र का, गुणसूत्र का। अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसका? गुणसूत्र का। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया, किसने किया था जीन शब्द का प्रयोग? जोहानसन ने। किसने किया था सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग? जोहानसन ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। नेक्स्ट, जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं, किसमें अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। ठीक है, चलिए ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपको। क्या होता है कि जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है, ये कोशिका की कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति के अंदर यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है, बीच में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं गुणसूत्र। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम जोड़ी में मौजूद होते हैं। गुणसूत्र जो बने होते हैं वो किसके मिलके बने होते हैं? डीएनए के। और डीएनए के अंदर उपस्थित होता है क्या? जीन। डीएनए के अंदर क्या उपस्थित है? जीन। ठीक है, तो ये पूरी हायरार्की आप याद रखिए। केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं जीन। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक जीन व एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एक जीन व एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बीडल एवं टैटम ने। नेक्स्ट, खून का रंग लाल होता है, किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए, हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन। ये हीम के अणु में क्या उपस्थित होता है? लोहा। लोहे का रंग लाल होता है, इसीलिए खून का रंग लाल हो जाता है। ये लोहा कहाँ उपस्थित है? हीम में। और जो बचा हुआ शेष भाग है वो है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन। मात्र 4% हीम उपस्थित होता है और 96%, 96% क्या होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट,
हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व अभी बताया मैंने, लोहा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन यौगिक है, किस चीज का यौगिक है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन ही इसमें क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन से ही मिलके बना है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट, खून थक्का नहीं जमता, किसमें खून का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग कल भी बताया था मैंने। इस रोग में क्या होता है? खून का थक्का नहीं जम पाता है। रॉयल्स डिसीज कहते हैं हीमोफीलिया को। रॉयल्स डिसीज, अमीरों की बीमारी। खून का थक्का नहीं जमता। एक बार ब्रिटेन की रानी को हो गई थी ये बीमारी, हीमोफीलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि देखिए क्या होता है कि जब हमें चोट लगती है तो जैसे ही हमें चोट लगती है तो रक्त बाहर निकलता है शरीर से। ठीक है, रक्त बाहर निकलता है तो वो 4 से 5 मिनट के आसपास लगभग वो थोड़ा थोड़ा जमने लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या चीज है हमारे शरीर के अंदर जो जिसके कारण से रक्त जम नहीं पाता? तो देखिए, यकृत इसको बनाता है हेपेरिन नाम के प्रोटीन को। ये हेपेरिन नाम का प्रोटीन क्या होता है? ये एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि ये शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? तो देखिए क्वेश्चन आ गया, यकृत। याद रखना है इसको। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो देखिए प्लेटलेट्स, देखिए क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन है। ठीक है, रक्त का थक्का जैसे ही क्लॉटिंग होने लगती है कौन सी चीज सहायक होती है? तो देखिए प्लेटलेट्स भी सहायक है। ठीक है, यहाँ पर विटामिन के भी सहायक है। कैल्शियम, कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर 4। ठीक है, कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर 4 होता है तो ये भी सहायक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे के सारे कोई भी ऑप्शन में मिले आपको सब लगा दीजिए। फिब्रिनोजेन, ठीक है, इसको याद रखना, फिब्रिनोजेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिब्रिनोजेन। नेक्स्ट, फिब्रिन, ये भी है। कोई भी ऑप्शन में मिल जाए आपको, सबको लगा देना आप के थक्का जमने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स हो, विटामिन के हो, कैल्शियम हो, प्रोथ्रोम्बिन हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो, या फिर फिब्रिनोजेन हो, फिब्रिन हो, कोई भी ऑप्शन में देखे बिल्कुल आंख मूंद के लगा देना। ठीक है, ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं जो रक्त को क्लॉट करने से बचाते हैं। ठीक है, बता दूंगा कभी मैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, कहाँ मृत्यु होती है? तो प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। एक्चुअली में क्या है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों की मृत्यु ही कहाँ पर होती है? प्लीहा में। ठीक है, प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। क्यों कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान? क्योंकि जितनी भी आरबीसी है लाल रंग की होती है, और लाल रंग की आरबीसी जाके मरती हैं कहाँ पर? प्लीहा में जाकर। तो प्लीहा में जाकर जैसे ही पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाती हैं, सबकी सब जमा हो जाती हैं, तो प्लीहा ऐसे लगने लगता है जैसे बहुत सारा रक्त वहां पर जम गया हो। इसीलिए प्लीहा को कहते हैं हम ब्लड बैंक। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्लीहा को ही हम ब्लड बैंक कहते हैं और आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि सारे आरबीसी जब वहीं जाके मरते हैं। प्लेटलेट्स भी मृत्यु भी वहीं पर होती है। चलिए नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने में सहायक अभी बताया था मैंने, विटामिन के, प्लेटलेट्स, कैल्शियम, फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, कुछ भी आए सब सही है। नेक्स्ट, रुधिर का तरल भाग होता है। तरल भाग क्या होता है? रुधिर का मतलब ब्लड का तरल तरल भाग, पानी वाला भाग क्या होता है? प्लाज्मा। अब समझो इसको। जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा पूरा 100% ब्लड है। 100% ब्लड में 55%, 55% क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा पानी वाला भाग होता है। ठीक है, लगभग 90% इसमें पानी है प्लाज्मा में। ठीक है, इस चीज को याद रखना, 90% पानी है
और लगभग 7 से 8% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजेन है, ये प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बचा जो शेष भाग है 45% का, इसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, ये रक्त कोशिकाएं हैं। तो समझ में आया कि रक्त का अगर पूछा जाए रक्त का तरल भाग कौन सा है, तो तरल मतलब लिक्विड वाला पार्ट, ये तो ठोस है ना, आरबीसी ऐसे गोल होती है। ठीक है, और इसके अंदर ही रक्त है, हीमोग्लोबिन है, तो ये तो ठोस वाला भाग है। लिक्विड वाला भाग ये है पूरा, तो लिक्विड वाला भाग को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, यही प्लाज्मा से निकल के आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, फिब्रिनोजेन, है ना। अगर प्लाज्मा में से वो फिब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दें तो शेष बचा भाग क्या कहलाता है? सीरम। क्या कहलाता है? सीरम। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझाऊंगा कभी किसी दिन में, ये पूरे ब्लड वाले चैप्टर को समझाऊंगा। ठीक है ना, बताऊंगा मैं। चलिए, रक्त का तरल भाग क्या होता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा। अभी बताया रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो कितना पार्ट होता है? अभी बताया मैंने 55%। पदार्थ की चतुरावस्था भी प्लाज्मा को ही कहते हैं, इसको भी याद रखना। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। ब्लड बैंक अभी बताया मैंने आपको, प्लीहा। ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा है, शमशान। आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का शमशान प्लीहा को ही कहते हैं। अभी सारी चीजें बताई। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, क्या होता है कि हम जैसे कि ब्लड बैंक में जाते हैं और ब्लड मांगने के लिए जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर एक दिन का ही ब्लड रखा हो, कई दिनों से वहां पर ब्लड रखा रहता है, तो उसको सुरक्षित करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाता है वो कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इस चीज को याद रखना, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट, रक्त समूह होते हैं। कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? ए बी और ओ, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टेनर 1902 में की थी इन्होंने। 1902 में लैंड स्टेनर ने रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट, भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों की भेदन क्षमता, ये चीर के निकल जाते हैं, पार निकल जाते हैं, गामा किरणें इतनी ज्यादा तेज होती हैं। ठीक है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा सर्वाधिक होती है इनकी, गामा किरणें की। नेक्स्ट, पैरा बैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर ने। इस चीज को याद रखना, पैरा बैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस। नेक्स्ट, सबसे अधिक व सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, इस चीज को कैसे समझेंगे? देखिए, इस प्रकार से समझेंगे, लिखिए VIBGYOR, मतलब विबग्योर। ठीक है, इंद्रधनुष बनाते ना हम, विबग्योर। तो हमने क्या लिखा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड सबसे ऊपर आया, रेड सबसे ऊपर है, मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है किसका? रेड का। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ये तरंग दैर्घ्य घटती जाएगी, मतलब सबसे कम पूछे तरंग दैर्घ्य किसकी है? तो बैगनी की। किसकी है? बैगनी की, मतलब वॉयलेट की। वॉयलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, वहीं पर जो रेड है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसी का अपोजिट कर दें तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की है, तो स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन, स्कैटरिंग सबसे कम रेड की होगी, मतलब सबसे कम रेड फैलेगा। रेड फैलता नहीं है। कभी भी आपने डेंजर साइन देखे होंगे तो डेंजर साइन लाल के बनते हैं। ट्रेनों में जो आगे बल्ब लगा रहता है उसमें भी लाल
कलर की रोशनी आती है, ठीक है ना, तो लाल रंग कभी फैलता नहीं है, दूर से ही देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी स्कैटरिंग पावर, प्रकीर्णन उसका सबसे कम होता है। वहीं पर बैगनी का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा है, बैगनी सबसे ज्यादा फैलता है, स्कैटर हो जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये दो कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इस चीज को भी याद रखना कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल कहां पर सर्वाधिक होती है? निर्वात में, वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है किसमें? वैक्यूम में, वैक्यूम में, याद रखना है, निर्वात में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया, किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश के वेग को, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था किसने? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? देखो, सर्वाधिक प्रकाश की चाल तो निर्वात में है, ये तो अभी हाल फैक्ट बताया कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें है? निर्वात में। लेकिन कितनी है? तो 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना आपके सामने कि प्रकाश की चाल या फिर ध्वनि की चाल या फिर कुछ भी, किसी की भी चाल पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किसकी है, तो बिल्कुल आंख मूंद के लगा देना प्रकाश की चाल, ठीक है, इससे ज्यादा किसी की नहीं होती है। 3 इंटू 10⁸ क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितनी? 3 लाख मीटर चल जाती है ये प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, याद रखना है इसे। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण, सिंपल सी बात है, सूर्य का जो प्रकाश रहता है वो फैल जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है उसका, स्कैटरिंग, सिंपल सा इफेक्ट है, स्कैटरिंग के कारण फैलता है प्रकाश, ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट, समुद्र का जल नीला, देखो ये काला या नीला ऐसे क्वेश्चन आए ना, बिल्कुल आंख मूंद के प्रकीर्णन लगा देना, स्कैटरिंग, सिंपल सी बात है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो बिल्कुल आंख मूंद के लगा दो, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग। तारे टिमटिमाते हैं, ये याद कर लेना, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण, ठीक है, क्या है ये? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में बता देता हूं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्ट होती है लाइट, ठीक है ना, उसके कारण तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब कहते हैं, कहने का मतलब है कि जो हम देखते हैं, हमारी आंखों में रेटिना है, तो रेटिना पर इमेज बनती है, तो इमेज किस प्रकार की बनती है? तो इमेज बनती है वास्तविक, कहने का मतलब है वास्तविक, वास्तविक इमेज का मतलब क्या होता है? वास्तविक इमेज का मतलब होता है रियल, मतलब हमारी रेटिना पर जो इमेज बन रही है, हम जो देखते हैं बिल्कुल हमें रियल दिखता है वो, ठीक है। दूसरी बात, जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी, उल्टी इमेज बनती है रेटिना पर, और कैसी बनती है? वस्तु से छोटी, और कैसी बनती है? वस्तु से छोटी, ठीक है, मतलब रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल तो बनती है, लेकिन वो उल्टी इमेज बनती है, और जितनी वस्तु को हम देखते हैं उससे छोटी इमेज बनती है, ठीक है। बाकी उसके बाद में जो हमारा ब्रेन है उसमें होती है ऑप्टिक नर्व, और वो ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि ब्रेन जो रेटिना पे जो इमेज बनी है उसको वो उल्टा करके, पलट के, और फिर हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाए, तो हमें समझ में आता है कि हम किस प्रकार से देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिंपल से चीज है, रेटिना को याद रखना, रेटिना पर इमेज कैसी बनती है? तो बिल्कुल जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमें दिखता है, रियल बनती है, सिंपल सी बात है, लेकिन उल्टी बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी,
और वस्तु से छोटी बनेगी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ये भी इमेज के बारे में पूछ रहा है कि प्लेन मिरर पे इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है। अब आपने एक मिरर देखा हो ना, सिंपल सा गोल टाइप का मिरर, ठीक है, पहले बहुत चलता था, वो उसे कहते हैं प्लेन मिरर। कैसी बनती है? काल्पनिक बनती है। काल्पनिक मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी काल्पनिक। वस्तु के बराबर बनेगी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल बनेगी, और सीधी बनेगी मतलब इरेक्ट बनेगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना प्लेन मिरर पे। नेक्स्ट, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश सबसे बढ़िया टकरा के लौट जाता है किसमें? समतल दर्पण में, मतलब प्लेन मिरर में। प्रकाश आएगा, कहां से आएगा प्रकाश? कहां से आएगा? सूर्य से। ठीक है, तो सूर्य से प्रकाश आता है, अगर प्लेन मिरर है जमीन पर नीचे है तो वो उससे बिल्कुल टकरा के तुरंत रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया एंगल से रिफ्रैक्ट होता है, सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समांतर दर्पण के बीच, अगर दो मिरर रखे हुए हैं एक दूसरे के सामने, दर्पण के बीच रखी वस्तु, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक वस्तु भी रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो देखो, दो मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? उसकी इमेज कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पर, अनंत पे उसकी इमेज कहां दिखेगी? अरे भाई, दो मिरर के बीच में रखा है ना, दो मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? समांतर दर्पण, सॉरी, याद रखना, समांतर दर्पण के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? उसकी इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये हवा का बुलबुला। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है कैसा? हवा का बुलबुला आपने देखोगे, जो बुलबुले होते हैं जल में, ठीक है, कैसा व्यवहार करता है, वो किस तरीके का दिखता है हमें? तो ये अवतल लेंस की तरह दिखता है, मतलब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की तरह दिखता है ये। इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि जो बुलबुला है हवा का, जल में हमें कॉनकेव लेंस की तरह दिखता है, मतलब अवतल लेंस की भांति दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज मिश्रण है, बहुत बार पूछा गया, तांबा, टिन और सीसा का। याद रखना है इसको, तांबा, टिन और सीसा। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 बार एग्जाम में पूछा गया होगा, नाइक्रोम। ठीक है, हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। किसका बना होता है बल्ब का फिलामेंट? टंगस्टन का। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है, कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब निष्क्रिय। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय गैस, जो किसी से क्रिया नहीं करती, इसको हम नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस, अक्रिय गैस। अब ये नोबल गैस कोई सी भी हो सकती है, जिनोन, रेडोन, क्रिप्टन, आर्गन, सबसे ज्यादा तो आर्गन ही भरी जाती है, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। अब ये आर्गन एक प्रकार की कैसी गैस है? ये अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, ये क्रिया ही नहीं करती किसी से। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में फिक्सर, फोटोग्राफी में फिक्सर मतलब स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है, किसको उपयोग किया जाता है? सोडियम, सोडियम थायोसल्फेट का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है ये, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर मतलब स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल, एसिड पूछा है, अम्ल प्रयोग किया जाता है? कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बता दिए मैंने, सोडियम थायोसल्फेट और ऑक्सैलिक एसिड, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया क्या होती है? मतलब जो दीपक देखा होगा आपने, या फिर पहले के जो लालटेन वाले जो लालटेनें आती थी, उसमें तेल ऊपर की तरफ चढ़ता था ना, इसको हम कहते हैं एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी। क्या कहते हैं इसको? कैपिलैरिटी, एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी के एक्शन के कारण जो तेल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। किसकी ओर चढ़ता है? ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है,
एक्शन ऑफ कैपिलरिटी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, हीरे का चमकना या मृग मरीच का बनना, ये किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, मतलब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीच का बनना या हीरे का चमकना, ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? भू स्थिर उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भू स्थिर उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। हम जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं, हम कितने पर उसको रखते हैं? हम उसे 36,000 किलोमीटर पर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी से कोई सी भी सैटेलाइट आती है, तो ये जो यहाँ पर है, ये जो डिस्टेंस है, ये है 36,000 किलोमीटर, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, किसी दिन मैं कराऊंगा। ये इनर ऑर्बिट होता है, आउटर ऑर्बिट होता है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती हैं, ठीक है। पोलर ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, किसी दिन विस्तार में समझा दूंगा मैं इन सब चीजों को। अभी के लिए समझ लीजिए कि भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर पर रखते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये तो सबको ही मालूम होगा, है ना। हाइड्रोजन बम बनता है इसी अभिक्रिया से, फ्यूजन से, ठीक है ना। और एटम बम बनता है न्यूक्लियर फिजन से, याद रखना। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, रॉकेट की गति आधारित है, रॉकेट जो गति करता है वो किस पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के सिद्धांत पर, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट की गति आधारित है किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? देखो, नेत्र का जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। दूसरी बात, फोकस दूरी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। नेत्र का जो लेंस है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, वहीं पे जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। दो चीज याद रखना। अब बताता हूं मेन जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। अब दीर्घ दृष्टि दोष किस चीज से दूर होता है? उत्तल लेंस से। किससे होता है? उत्तल लेंस से। ये उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है? ये होता है कन्वेक्स लेंस। वहीं पे जो मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, ये किससे दूर होता है? ये निकट दृष्टि दोष होता है कनकेव लेंस से दूर, कनकेव लेंस से मायोपिया, ठीक है। याद रखना इन सब चीजों को, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। परमाणु बम मतलब एटम बम सिद्धांत किस पे वर्क करता है? एटम बम किस टेक्नोलॉजी से बनाते हैं? तो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना, बता चुका हूँ ये। हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस को ही हम CO2 गैस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दाढ़ी बनाने में आंख, कान और नाक के जांच करने में प्रयोग होता है, मतलब जो डॉक्टर आंख, कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? वो दाढ़ी बनाने में हम कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है अवतल दर्पण, मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। याद रखना, दाढ़ी बनाने में। और जो ENT डॉक्टर होते हैं,
ईयर, नोज एंड टंग के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? कनकेव। चलिए, नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी न्यूक्लियर फिजन, विखंडन है ना, तो न्यूक्लियर फिजन में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की तो बॉम्बार्डिंग होती है, ठीक है। कंट्रोल्ड रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर यही रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में होती है तो एनर्जी बन जाती है, और अनकंट्रोल्ड हो जाए तो फिर बहुत सारी चीजें उसके दुरुपयोग हो जाते हैं। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, मेटल, जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो क्या है? मरकरी। मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिले वो क्या है? मरकरी, ठीक है ना। एकमात्र मेटल है ये, एकमात्र धातु है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, मतलब अब देखिए, अगर धातु बोले कि द्रव के रूप में उपस्थित है तो वो है पारा, और अधातु जो द्रव के रूप में उपस्थित है वो है ब्रोमीन, ठीक है। दोनों याद रखना, धातु पूछे तो पारा लगाना, और अधातु पूछे तो मतलब नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन लगाना। ये दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, धारा मतलब क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। मापी जाती है, किससे मापी जाती है? एमीटर से। किससे मापी जाती है? एमीटर से, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पार्ट 2 था, मास्टर वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अब हम। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसके 4 से 5 पार्ट आएंगे पूरे मास्टर वीडियो के, और इसमें पूरी कंप्लीट साइंस को हम कवर कर लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कहीं पर भी अगर क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं तो मेरी जो ये श्रृंखला रहेगी पूरी मास्टर वीडियो की, इसमें आपके सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। मोस्टली मैंने उन क्वेश्चंस को, उन फैक्ट्स को इसमें सम्मिलित किया हुआ है जो पिछले 10 वर्षों से एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट हैं, एक एक करके हम इन फैक्ट्स को कवर करते जाएंगे। अब मेरी ये सीरीज जो है वो डेली आने वाली है, डेली एक वीडियो रहेगी। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। और आप चाहो तो अनअकैडमी पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मेरी लाइव क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर होती हैं यूपीएससी कैटेगरी में। आप जाके सर्च करना विक्रांत सिंह चौधरी सर, तो आपको वहाँ पर मेरी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी यूपीएससी कैटेगरी में, ठीक है। वहाँ पर मैं बहुत डिस्क्राइब करके समझाता हूँ, बहुत ब्रीफ में समझाता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा है वो क्लासेस को इनरोल कर सकता है और फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकता है। और अगर उसे पेड कोर्स भी लेना हो तो वो पेड कोर्स भी जो कि बने हुए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेड कोर्सेस हैं अनअकैडमी पर, तो वो कोर्सेज को भी वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं या डाउट हैं आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपके सारे जो भी क्वेश्चन होंगे उन सब के आंसर्स बिल्कुल मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो कि होगा हमारा सामान्य विज्ञान का पार्ट 3, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।